बीएससी सेकेंड ईयर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्लास में पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में चर्चा कर ली थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इस क्लास के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, या मैं ऐसे कहूँ कि एक बेस है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे बेसिक या इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन कौन सी टर्म है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए यूज में ली जाती है, आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन जो टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक है ये हालांकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे आपके कंपटीशन से ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं आते हो, चाहे एकेडमिक में हो सकता है कि 2 नंबर का एकेडमिक के हिसाब से कोई डेफिनेशन आपसे पूछ ले। अदरवाइज ये इसकी जो अप्रोच है, जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उनमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक्स में जो भी टर्म आती है उनको ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको बताने से पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेमोस्ट्रेशन बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेमोस्ट्रेशन या रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, और रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दर्शाने के लिए मैंने इस तरीके का प्रयोग किया है, प्लस और माइनस एक्स। हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो, यहाँ या तो प्लस आवेश हो सकता है, या ऋणात्मक आवेश हो सकता है, या शून्य आवेश हो सकता है, कोई भी आवेश नहीं हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, इस बड़े ब्रैकेट युक्त जो राशि है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह दो, या फिर इसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कह देते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हिंदी में इसे कहा जाता है समन्वय मंडल या समन्वय सत्ता के नाम से इसे जानते हैं, या उपसंयोजन क्षेत्र। ये जो एम, कैपिटल एम से इंडिकेट किया गया है, ये सेंट्रल मेटल एटम को इंडिकेट करता है। केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम को इंडिकेट करता है। यहाँ जो एल टर्म काम में ली जा रही है, ये एल लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है। किसे बताता है? लिगेंड्स को। यहाँ जो एन है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स की संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव आवेश की मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश है, ये चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, संकुल पर आवेश की मात्रा को बता रहा है, संकुल पर आवेश की मात्रा को इंडिकेट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है, उपसंयोजक यौगिक है या संकुल यौगिक है, उसके 2 भाग हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि केवल इस बड़े कोष्टक में ही राशि लिखी रहती है, इनके आउटसाइड कोई मान नहीं दिया रहता है, या कोई भी स्पीसीज उपस्थित नहीं रहती है। तब तो ऐसी स्थिति में जो आपका कंपाउंड है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही इंडिकेट करता है, यानी उस यौगिक में केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्षेत्र ही उपस्थित है। लेकिन अगर इस बड़े कोष्टक के दोनों तरफ कोई भी राशि दी हुई हो, या मैं ऐसे कहूँ कि किसी प्रकार की कोई स्पीसीज लिखी हुई है, तब ऐसी स्थिति में उस स्पीसीज को, मान लीजिए उस स्पीसीज को मैं वाई से इंडिकेट कर देता हूँ, या तो इधर लिखी हुई हो सकती है या इस ओर। अब ध्यान देना, बाएं तथा दाएं का असर क्या पड़ेगा? अगर ये स्पीसीज बाईं ओर लिखी हुई है, जो भी आपका कंपाउंड दिया हुआ है उसमें बाईं तरफ लिखी हुई है बड़े कोष्टक के, तब तो ऐसी स्थिति में अपन जानते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो हिस्से होते हैं, आयंस के रूप में रहता है,
धन आयन को पहले लिखा जाता है, ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है। तो सेम ऐसी कंडीशन में ये जो आयन इस कोष्टक के बाहर लिखा रहेगा वो कहलाएगा धन आयन, और आपका जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला क्षेत्र है ये कहलाएगा एन आयन। अगर ये राशि जो स्पीसीज की बात कर रहा हूँ ये स्पीसीज दाहिनी ओर दी हुई है तब ये कहलाती है ऋण आयन, और जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट ये कैटायन के रूप में प्रेजेंट रहेगा। इतना आप जरूर ध्यान रखें। अब ध्यान रखना इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्पीसीज है इस स्पीसीज वाले क्षेत्र को हम कह देते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इस स्पीसीज को क्या कह देते हैं, या इस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन क्षेत्र, आयनीकरण या आयनीकृत होने वाला रीजन जिसमें आयनीकृत होने वाले आयंस पाए जाते हैं। अब ध्यान देना, कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दो हिस्से होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला और दूसरा आयनाइजेशन स्फीयर वाला। अब इस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला क्षेत्र है उसके अंतर्गत सेंट्रल मेटल एटम भी पाया जाता है और लिगेंड्स भी पाए जाते हैं, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर बहुत संख्या में क्या उपस्थित रहते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स उपस्थित रहते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं इसी से एक कंसेप्ट निकल जाएगा, या मैं ऐसे कहूँ कि जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या से कंसेप्ट निकलता है, इसी से एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या के नाम से जानते हैं। अगर ये लिगेंड एक दंतुक है, अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे, लिगेंड का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दो तरीके से मैं बताऊं, या तो आवेश के आधार पर वर्गीकरण, आवेश के आधार पर होगा तो किस प्रकार का लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है या आवेशित है, आवेशित है तो धनावेशित है या ऋणावेशित है, या फिर डेंटिसिटी के आधार पर दंतुकता, कितना डोनर एटम्स उसमें उपस्थित है उसके आधार पर एक दंतुक, द्विदंतुक या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ जो मान लीजिए ये लिगेंड्स है वो अगर यूनिडेंटेट हो या मोनोडेंटेट हो, एक दंतुक लिगेंड हो, तब ऐसी स्थिति में ये जो संख्या है एन की वो ही क्या कहलाती है, उस कॉम्प्लेक्स आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर, या मैं ऐसे कह सकता हूँ उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। इनके बारे में ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेमोस्ट्रेशन या रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का होता है, और इसी के आधार पर अपन विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है, किस तरीके से व्यक्त किया जाए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेंस क्या है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब है कि रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत उपसंयोजक यौगिकों के रसायन का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद में मैंने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दर्शाने के लिए दो रीजन होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र संकुल यौगिक, किसी उपसंयोजक यौगिक में वह भाग जिसके अंतर्गत मेटल तथा लिगेंड दोनों उपस्थित रहते हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को एक बड़े ब्रैकेट की सहायता से इंडिकेट करते हैं। तो ये सामान्यतः कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैंने लिखा CuNH3 का 4SO4, ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बात करूं तो ऐसी स्थिति में ये जो राशि है, ये जो रीजन है, इस रीजन को तो मैं क्या कह दूंगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर रीजन कह दूंगा। और ये जो रीजन बच गया, इस रीजन को मैं आयनाइजेशन स्फीयर कहूँगा। और आयनाइजेशन स्फीयर में उपस्थित स्पीसीज को काउंटर आयन, प्रति आयन के रूप में जाना जाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, काउंटर आयन। तो इसे मैं क्या कह दूंगा, काउंटर आयन, ये काउंटर आयन है। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब है कि ऐसा उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित ऐसा क्षेत्र जो संकुल के भाग को दर्शाता है या संकुल के क्षेत्र को दर्शाता है, उसे हम क्या कह देते हैं, समन्वय मंडल या समन्वय सत्ता या उपसंयोजन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने लिखा CuNH3 का 4SO4, ऐसे में मान लीजिए मैं लिख देता हूँ K4FeCN का 6। मैंने कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस बड़े ब्रैकेट में जो राशि लिखी हुई है ये किसको इंडिकेट करती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इंडिकेट करती है। और ये जो राशि लिखी हुई है, ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज को वही क्या कहलाता है, काउंटर आयन कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के
आउटसाइड जो भी स्पीसीज लिखी रहती है वो क्या कहलाएगी, काउंटर आयन के रूप में। तो पहली आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से। अगला बिंदु आता है आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित संकुल भाग के अतिरिक्त जो क्षेत्र होता है, या मैं ऐसे कहूं कि ये जो बड़े ब्रैकेट, बड़े कोष्टक में जो राशि है, स्पीसीज है, इस बड़े कोष्टक के अलावा अगर कोई स्पीसीज पाई जाती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन स्फीयर कहलाती है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आयनाइजेशन क्षेत्र में जो भी स्पीसीज उपस्थित रहती है वो आयंस के रूप में विघटित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आयनाइजेशन जो स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर में आयंस उपस्थित रहेंगे। अगला बिंदु, अगली इंपॉर्टेंट टर्म आती है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु को डिफाइन करें तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि समन्वय मंडल में उपस्थित जो धातु परमाणु है उसे हम क्या कह देते हैं, समन्वय मंडल में उपस्थित धातु परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है ये केंद्रीय धातु परमाणु समन्वय मंडल के अंतर्गत एक निश्चित संख्या में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार के लिगेंड से जुड़ा रहता है। सेम प्रकार के लिगेंड भी हो सकते हैं और उसी के आधार पर कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन होता है। अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ चर्चा की है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, समन्वय मंडल की। तो अगर समन्वय मंडल की मैं चर्चा कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में समन्वय मंडल पर हो सकता है किसी प्रकार का आवेश हो और हो सकता है कि उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं हो। तो इस आधार पर ये जो रीजन है इसको हम कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रीजन। इसे क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स रीजन कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स रीजन अगर आवेशित है तब तो हम उसके लिए आयन शब्द काम में ले लेते हैं। अगर आवेशित नहीं है, किसी प्रकार का कोई काउंटर आयन नहीं है, तब ऐसी स्थिति में वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यानी अनावेशित संकुल कहलाता है। और इसी के आधार पर संकुल का वर्गीकरण हो जाता है। आवेश के आधार पर संकुल दो प्रकार के हो सकते हैं। एक संकुल कहलाता है आवेशित यानी चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स, और दूसरे कहलाते हैं नॉन चार्ज्ड या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। जहाँ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात मैं कर रहा हूँ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि उनमें किसी प्रकार का कोई काउंटर आयन नहीं हो। और काउंटर आयन नहीं होगा इसका मतलब है कि वो एक्ट एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो अवैद्युत अपघट्य के रूप में बिहेव करेगा। अर्थात उसको जलीय विलयन में घोलोगे तब ऐसी स्थिति में वो किसी प्रकार का आयनों में विघटन नहीं होगा, अर्थात उसका आयनाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स लिया, चार्ज कॉम्प्लेक्स की बात करते हो, तो ऐसी स्थिति में चार्ज कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि उसमें काउंटर आयन उपस्थित रहते हैं, तभी तो चार्ज आता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ये कॉम्प्लेक्स आयन पुनः दो प्रकार का हो सकता है, या तो धनायनिक या फिर ऋणायनिक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन किस तरीके से अपन कर सकते हैं, जो आगे की बेसिक टर्मिनोलॉजी में अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अब बात आती है मेटल। मैंने कहा कि मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित जो धातु परमाणु है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कह देते हैं। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु एक निश्चित संख्या में लिगेंड्स के द्वारा एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित रहता है और एक फिक्स्ड ज्योमेट्रीय या निश्चित ज्यामितीय निरूपण ग्रहण करता है। इस मेटल के साथ, चूंकि मेटल तथा लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का भाग है, इसमें मेटल लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। और उपसंयोजक बंध के जुड़े रहने में लिगेंड सामान्यतः अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देता है, मेटल को देता है। मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसी स्थिति में मेटल ने क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। और हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, लेविस एसिड कहलाता है। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है वो एक्ट एज ए लेविस एसिड की भांति व्यवहार करता है, उसे लुईस अम्ल कह देते हैं। और चूंकि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर का दान किया है, तब ऐसी स्थिति में लिगेंड क्या कहलाता है, एक्ट एज ए लेविस बेस, यानी ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार दर्शाता है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि चर्चा करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है, या कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज से क्या सेंस है। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज का मतलब है कि समन्वय मंडल में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उस केंद्रीय धातु परमाणु तथा जो लिगेंड्स उपस्थित है
उन लिगेंड्स तथा केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा अवधारित जो आवेश है उस आवेश का बीजगणितीय योग क्या कहलाता है? संकुल आयन पर या संकुल पर आवेश कहलाता है। मैंने पुनः बताया कि समन्वय मंडल क्या है। समन्वय मंडल किससे बनता है? समन्वय मंडल मेटल तथा लिगेंड से मिलकर बना रहता है। ये जो मेटल है उस पर भी कोई ना कोई आवेश होगा, लिगेंड है उस पर भी कोई आवेश होगा। तो धातु तथा लिगेंड पर उपस्थित जो आवेश है, जो ग्रहण आवेश कर रखा है, उस आवेश का अगर बीजगणितीय योग कर दिया जाए तो वो कहलाता है संकुल पर आवेश, यानी संकुल पर आवेश की मात्रा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा FeCN का 6 3-, ये लिखा। इसका मतलब है कि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं एक्यूमुलेट करूं, निकालने की कोशिश करूं, तो मुझे पता है कि इसमें आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैंने लिखा +3 प्लस यहाँ जो साइनाइड है, लिगेंड है, ये आवेशित लिगेंड है और इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ध्यान रखना, आवेश के आधार पर अपन लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें कौन सा लिगेंड कितना चार्ज एक्यूमुलेट करता है उसका निर्धारण भी करेंगे। साइनाइड जो लिगेंड है ये -1 चार्ज 6 संख्या में है, तो -1 = -3 चार्ज। संकुल के ऊपर कुल, मैंने कहा कि जो समन्वय मंडल है उसमें उपस्थित धातु तथा लिगेंड पर जो आवेश एक्यूमुलेट हो रहा है उसका बीजगणितीय योग क्या करना है? संकुल पर आवेश के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में +3 और ये टोटल -6 = -3 और -3 = -3। इसका मतलब है कि समन्वय मंडल में उपस्थित जो मेटल और जो लिगेंड्स हैं, मेटल पर उपस्थित आवेश यानी केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश तथा लिगेंड पर उपस्थित आवेश जो ग्रहण किए रहते हैं, अवधारित रहता है, उस अवधारित आवेश का बीजगणितीय योग अगर एल्जेब्रिक सम अगर अपन कर दें तो वो किसके बराबर होगा? संकुल पर आवेश के बराबर होगा। अगला बिंदु आता है आपका, मैंने यहाँ चर्चा की थी कि सामान्यतः मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगली बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आती है वो कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम CN कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर का सेंस क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड्स जितने सिग्मा बंधों का निर्माण करता है, पुनः ध्यान से सुनना, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड्स जितने लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने सिग्मा बंधों का निर्माण करेंगे, उन सिग्मा बंधों की संख्या ही उस केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाएगी। तो समन्वय संख्या का मतलब क्या हो गया कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स जितने सिग्मा बंध बनाएंगे, उन्हीं सिग्मा बंधों की संख्या ही समन्वय संख्या कहलाती है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लिगेंड्स, मैंने कहा कि लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में अपन ये जानेंगे, लिगेंड्स सिग्मा डोनर भी हो सकते हैं, पाई एक्सेप्टर भी हो सकते हैं, पाई डोनर भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिग्मा बंध के साथ साथ कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो पाई बंध का निर्माण भी करते हैं और पाई बंध का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पाई बंध कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करना है, यानी आपको केवल सिग्मा बंध यानी सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या ही कैलकुलेशन करनी है, केवल सिग्मा बॉन्डों की संख्या ही जोड़नी है। मैं अपनी भाषा पुनः चेंज करता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर की दूसरी डेफिनेशन दूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड्स के जितने डोनर एटम्स जुड़े रहते हैं, जितने दाता परमाणु जुड़े रहते हैं, उन दाता परमाणुओं की संख्या भी क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। मैं पुनः भाषा परिवर्तन करके दूसरी डेफिनेशन दे सकता हूं कि अगर ये जुड़े हुए लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड है तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए एक दंतुक लिगेंडों की संख्या को भी हम क्या कह सकते हैं? उस धातु परमाणु की समन्वय संख्या कह सकते हैं। तो समन्वय संख्या को 3 आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 प्रकार की डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन के रूप में आपने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड्स की जो सिग्मा बंधों की संख्या है वो क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड के जितने डोनर एटम जुड़े रहते हैं, उन दाता परमाणुओं की संख्या को भी हम क्या कह देते हैं? समन्वय संख्या कहा जाता है। और तीसरी प्रकार की मैंने बताई कि सामान्यतः अगर मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड है तो ऐसी स्थिति में यूनिडेंटेड लिगेंड्स की संख्या, केंद्रीय ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल में उपस्थित एक दंतुक लिगेंडों की संख्या भी उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए, अपन क्यों नहीं कह सकते, मान लीजिए मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिखा MEN का थ्राइस, MEN का थ्राइस।
अब यहाँ EN है वो एथिलीन डाईएमीन एक प्रकार का लिगेंड है जो बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतुक का मतलब हो गया कि 2 डोनर एटम से जुड़ता है और 2 डोनर एटम है, इसकी कुल संख्या 3 है। तो ऐसी स्थिति में इसकी समन्वय मेटल की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 समन्वय संख्या काउंट की जाएगी। तो ये कहलाती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला आता है बिंदु, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे डिटरमाइन करें, कैसे फाइंड आउट करें, या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था से क्या सेंस है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या के द्वारा इंडिकेट करना है और उसके ऊपर कुल कितना चार्ज है उसको दर्शाने के लिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना इनके बारे में, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये प्रत्येक धातु प्रत्येक लिगेंड के साथ वेरी करता रहता है। यानी धातु है वो अगर अलग अलग लिगेंड आते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो सकता है। किसी धातु परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। और ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि धातु अपने आसपास कितने लिगेंड को जोड़ सकता है। अब लिगेंड को जोड़ने की कैपेसिटी, यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग बिंदु निकल के आता है कि हम ये कहते हैं कि सामान्यतः इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है और धातु परमाणु यानी मेटेलिक नेचर है। मेटेलिक नेचर का मतलब है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ लिगेंड से मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो इसकी नेचर की जस्ट विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन करने के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, ये डिपेंड करेगा सामान्यतः इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पर, और उसी के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन या जस्टिफिकेशन करना है, इसका एक्सप्लेनेशन उसी के आधार पर कर सकते हैं, वैद्युत उदासीनता सिद्धांत के आधार पर। और वैद्युत उदासीनता सिद्धांत के आधार पर ही अपन एक्सप्लेन करेंगे कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड बनना चाहिए, जो आगे के बिंदु में स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का निर्धारण करने के लिए सामान्यतः है अपने को क्या करना है। मान लीजिए मैंने कोई कॉम्प्लेक्स लिया FeCN का 6 मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स लिया। अब मुझे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करना है। तो ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को मान लीजिए मैंने X माना। अब मुझे पता है कि इस पर जो इस आयरन धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े हैं उनकी टोटल कितनी संख्या है, 6। ये जो 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और साइनाइड लिगेंड है वो -1 चार्ज युक्त है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी बताया था कि सामान्यतः चार्ज और कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में 6 संख्या में है, उनकी कुल संख्या 1 है और उस संकुल आयन पर कुल आवेश का मान -4 है। ऐसी स्थिति में x इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 = -4, और अगर मैं इसको पक्षांतरण करूँगा तो ऐसी स्थिति में ये -4 प्लस का 6 और आपको क्या प्राप्त होगा, प्लस का 2। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आयरन है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने लिखा AgCN का ट्वाइस, मान लीजिए मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा। तो ऐसी स्थिति में इसका निर्धारण करने के लिए क्या करूँगा, ये माना x प्लस इसका मान लिया 2 गुणा -1 = किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है तो 0। अब ऐसी स्थिति में x = -2 = 0 और x बराबर क्या होगा, प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब है कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2 है। ये था आपका जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी काम में आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगले क्लास के अंतर्गत अपन लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से लिगेंड्स हो सकते हैं, किस किस टाइप के हैं, किस पर कितना आवेश है, और अगली क्लास के अंतर्गत ही अपन कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में निर्धारण करेंगे कि एक ही प्रकार के लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्स है यानी होमोलेप्टिक संकुल है या हेटेरोलेप्टिक संकुल है। इनका निर्धारण नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद।